नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश भर में दीपावली की धूम है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली का पर्व मनाया। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर जवानों के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की और सैनिकों को मिठाई खिलाई। देश भर में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक दीप जलाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचे, यहां वो जवानों के साथ दिवाली मनाए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में दिवाली मना रहे हैं। वहीं नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी गुजरात के पोरबंदर में नौसेना के सैनिकों के साथ त्यौहार मना रहे हैं। हैदराबाद के श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर सजाया गया। यहां गुरुवार सुबह से ही लोग पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। गोवा के पणजी में राक्षस नरकासुर का पुतला जलाकर दिवाली मनाई गई। यहां हर साल दिवाली के दिन ही नरकासुर का पुतला जलाया जाता है। पूरे देश भर में दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में दिवाली की सुबह भारी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। पूरे एनसीआर में प्रदूषण के कारण धुंध देखने को मिल रहा है और बुधवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस महीने का दूसरा सबसे गर्म दिन है। इस महीने का अधिकतम तापमान 19 अक्टूबर को 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रेल मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि त्योहार की भीड़ के बीच भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान पूरे भारत में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय रेलवे अब यात्रियों को दीपावली और आगामी छठ पर्व के लिए उनके मूल स्थानों तक पहुंचने में मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच पहुंचे हुए हैं। इससे पहले मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोई अगर कहता है कि हम एक हैं तो सेफ है, तो कुछ लोग इसे गलत बताने लगते हैं। इन लोगों को देश की एकता अखर रही है। हमें ऐसी प्रवृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हम आपको प्रधानमंत्री के कार्यकाल की 10 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये 9 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। तो ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल की 9 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीपावली के पर्व पर प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर जवानों के साथ दीपावली सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2016 से 2023 तक हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आपको ओलिव ग्रीन इंडियन आर्मी का जो है वो वर्दी पहने हुए आपको प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। 2016 से 2023 तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज दिवाली का शुभ अवसर है। सभी को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। इस बार की दिवाली खास है क्योंकि 500 साल बाद भगवान राम अपने मंदिर में लौटे हैं। अयोध्या की दिवाली खास है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। दीपावली का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत
अयोध्या धाम त्रेता युग में दीपमालाओं से जगमग हुआ था। हजारों वर्षों के बाद भी यह पर्व पूरे देश का एक उत्सव बन गया है। हर सनातन धर्मावलंबी बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इस बार की दीपावली तो विशेष है। 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु श्री राम अपने स्वयं के धाम में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होकर के हमें साक्षात अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इतने लंबे कालखंड के बाद अयोध्या की दीपावली इस बार विशेष है और अयोध्या के दीपोत्सव और दीपावली के कार्यक्रम के साथ पूरा देश और पूरी दुनिया जुड़ने के लिए उत्सुक है। यह पर्व तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडौन में सैनिकों के संग दीपावली मनाई। इसके लिए वो कोटद्वार पहुंच रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। गुरुवार को सीएम धामी गढ़वाल राइफल के सैनिकों के संग दीपावली मनाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पौड़ी में सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में देश की रक्षा में समर्पित वीरता, त्याग और पराक्रम के पर्याय आप सभी जवानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पर्व वही होता है जहां परिवार होता है और पर्व के दिन अपने परिवार से दूर रहना कर्तव्य और निष्ठा की पराकाष्ठा है। मेरे भीतर भी एक ऊर्जा का संचार हो रहा है और कहा गया है कि अवध तहां जहां राम निवासु, मतलब अवध वही है, अर्थात जहां श्री राम जी निवास करें वही अयोध्या है। जानते हैं ना आप सभी, जहां देश जिसके लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। और इस बार की जो दीपावली है वो दीपावली हम सबके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि 500 वर्षों से अधिक समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम अपने घर में आए, भगवान राम का वो महल फिर से जगमगाए और वो वहीं दीपावली मनाए। तो ये पहला अवसर है कि भगवान राम अपने घर में, अपने महल में इस बार दीपावली के अवसर पर विराजमान है अयोध्या में। उसी प्रकार मैं मानता हूं कि जहां हमारी भारतीय सेना है, आप जैसे हमारे जवान तैनात हैं, वो स्थान भी किसी मंदिर से कम नहीं है, वो स्थान भी किसी हमारे धर्म स्थल से कम नहीं है, वो स्थान भी हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। साथियों, मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि जैसा नेगी जी ने बताया कि मेरा जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ है और एक सैनिक के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, किस प्रकार की चुनौतियों से एक सैनिक को गुजरना पड़ता है, किस प्रकार से उसके परिवार को गुजरना पड़ता है, उनके बच्चों की स्थिति हो या उनकी परिवार की माता पिता की स्थिति हो, वो मैंने उसको भली भांति जिया भी है, महसूस भी किया है। और जीवन में अनुशासन की सीख और अपने देश व राज्य की सेवा करने की प्रेरणा भी मुझे सेना के साथ ही बड़े होते होते अपने पूज्य पिताजी से बाल्यकाल से ही सीखने को मिली। और मेरे पूज्य पिताजी क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे मुझे अक्सर पौड़ी में जन्मने। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंक के आकाओं को देश छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दीपावली का पावन पर्व भी है। साथियों,
इस बार का एकता दिवस एक और वजह से भी विशेष है। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। 2 वर्ष का ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। ये अवसर हमें सीख देगा कि असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव बनाया जा सकता है। जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे, और अभी हमने सरदार साहब की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना। उन लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा। लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। साथियों, आज हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा भी है। उन्होंने आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए सबको एक किया। कि महाराष्ट्र का रायगढ़ किला आज भी साक्षात वो गाथा कहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के जोधपुर में एक खौफनाक घटना सामने आई जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। 50 साल की महिला जिसका नाम अनीता चौधरी है, जो 2 दिन पहले लापता हो गई थी, उनका शव पुलिस को 6 टुकड़ों में मिला है। शव के अंग प्लास्टिक की थैलियों में आरोपी के घर के पास एक गहरे गड्ढे में दफन पाए गए। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे गुल मोहम्मद नाम का शख्स हो सकता है, जिसकी तलाश जारी है। तो वही महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी का एम फैक्टर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशियों में 7 मुस्लिम चेहरे उतारे हैं, जिससे महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने मानखुर्द शिवाजी नगर में अबू आजमी, बाईखाला से सईद खान, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, मालेगांव सेंट्रल से निहाल अहमद, धुले सिटी से इरशाद जागीरदार, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी, तुलजापुर से देवानंद साहिबराव रोचकरी, परांडा से रेवड़ विश्वनाथ भोसले और औरंगाबाद पूर्व से डॉक्टर अब्दुल गफार कादरी सैयद को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस की तरफ से कोई भाव नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी ने चौतरफा दांव खेला और अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिन दावेदारों को मैदान में उतारा है, जनता उस पर या उन पर कितना भरोसा कर पाती है।
तो महाराष्ट्र चुनाव में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिलेगा। सीएम योगी की महाराष्ट्र में 15 चुनावी सभाएं होंगी। हरियाणा चुनाव के बाद अब सीएम योगी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने हरियाणा में जहां चुनावी रैलियां की थी, वहां बीजेपी को जीत मिली थी। सीएम योगी के स्ट्राइक रेट को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने उन्हें महाराष्ट्र चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। तो खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर सपरिवार चकराता रोड स्थित कुमाऊं शॉप का भ्रमण कर स्थानीय विश्वकर्मा बंधुओं से उनके द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के दीपक और मूर्तियां क्रय की और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान भी की। जिस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे कारीगर कड़ी मेहनत करते हैं और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को बनाते हैं। हाथ से निर्मित होने के चलते इन वस्तुओं की लागत अधिक आती है और उन्होंने सभी से अपील की है कि हस्त निर्मित स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक क्रय करें, यानी खरीदें, जिससे इस पेशे से जुड़े लोगों की जीविका बनी रहे और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी ने भेंट कर सीएम को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित शासन, पुलिस और अन्य विभागों के उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। अगली खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश के अनुसार जिला दंतेवाड़ा से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित रोग विभाग यानी क्षेत्रीय नेत्र अनुसंधान केंद्र में रेफर किए गए मरीजों की जांच और मार्गदर्शन देने के लिए ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा गठित टीम के सदस्यों ने बुधवार को अंबेडकर अस्पताल का दौरा किया और 17 मरीजों की आंखों की गहनता से जांच की और यह पाया कि नेत्र रोग विभाग द्वारा सभी मरीजों की उचित प्रकार से देखभाल की जा रही है और आवश्यक मेडिकल और सर्जिकल उपचार प्रदान किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज बुधवार को एक अस्पताल में दवाइयों की कमी देखकर भड़क गए। दरअसल आपको बता दें कि वो बलरामपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे, जहां सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज अव्यवस्थाओं को देखकर वो भड़क गए और जिसके बाद अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को तत्काल सुधारने का निर्देश उन्होंने अफसरों को दिया। मैं बल्कि तुरंत CMHO को फ़ोन करके बोला भी हूँ और इस तरह के जहाँ भी हैं, चाहे सूरजपुर हो, बलरामपुर हो, चाहे अंबिकापुर हो, अगर कोई दवा ऐसा है जो मरीज को आवश्यकता है लेकिन वहाँ पर है नहीं हॉस्पिटल में, तो इन लोग दवाई खरीद के भी दे सकते हैं। सरगुजा में तो बात हुआ है DMF से जो भी राशि लगेगा वो देंगे। तो लोगों की सुविधा के लिए सरकार काम कर रही है और लोगों को सुविधा जहां पर ना मिले और किसी की गलती के कारण ना मिले तो नाराजगी का विषय। तो एक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के एक गांव में एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर बवाल हो गया, जिससे दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई और 4 महिलाएं इसमें चोट उनको आई और वहीं तनाव की खबर मिलने के बाद पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दंतेवाड़ा से SDM अभिषेक तिवारी और एडिशनल SP रामकुमार लगभग 200 जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और गांव की बिगड़ी और तनावग्रस्त स्थिति को नियंत्रित किया। 10 बजे के आसपास गांव वाले आपस में अपनी कुछ समस्याओं को लेकर बैठक कर रहे थे 2 पक्षों में, और इसी बीच 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुए हैं और धक्का मुक्की हुई है, जिससे कि कुछ लोगों को मामूली चोट आए हैं इनको। और जैसे ही इस घटना की सूचना मिली है, तत्काल कुआकोंडा थाना का बल एवं अतिरिक्त बल जहां घटनास्थल पर पहुंच गया था और जिनको मामूली चोट आया है उनको तत्काल अभी एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले गया है उपचार के लिए। और अभी माहौल शांतिपूर्ण है और विवाद की
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर पुलिस ने अवैध स्लॉटर हाउस का खुलासा किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए संरक्षित पशु का मीट भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर रात बाजार चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान सड़क के किनारे सहारनपुर नंबर की कार खड़ी देखी और पूछताछ के दौरान आरोपी घबराने लगा। बाद में उसने अपनी पहचान वाजिद निवासी कारगी ग्रांड पटेल नगर के रूप में बताई। इसके बाद तलाशी में कार से प्रतिबंधित मीट मिला। आरोपी ने पास ही एक मकान में पशु कटान की बात भी स्वीकार ली है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम बुड़गहन में शराब सेवन से हुए 2 व्यक्तियों की मौत की गुत्थी को 3 दिन के अंदर सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुरानी प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं बताया जा रहा है कि यह हत्या अवैध संबंध के चलते की गई। फिलहाल पुलिस मामले की अग्रिम जांच पड़ताल में लगी हुई है। 10/2024 को बलौदा थाना क्षेत्र में रुपेश सांडे एवं शिवा नाम के दो व्यक्तियों की रात को संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बलौदा थाना द्वारा मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा था। जांच के दौरान ये पता चला कि उन दोनों व्यक्तियों ने शराब का सेवन किया था। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो उनको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना की जब बारीकी से जांच की गई तो दोनों की मृत्यु संदेहास्पद पाई गई। इसमें अन्य उनके संबंधित लोगों से और जिनसे अंतिम उनका संपर्क हुआ था, उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो वहीं की एक रजनी नामक महिला से मृतक रुपेश का निकट संबंध होना पाया गया, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। उससे बारीकी से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि रजनी का रुपेश से पहले से प्रेम संबंध था, लेकिन रुपेश की शराब पीने की और मारपीट करने की आदत के कारण रजनी उससे परेशान रहती थी। रुपेश को पसंद नहीं था कि रजनी किसी और से बातचीत करे या संपर्क रखे। इसी बीच रजनी का बसंत आदित्य नाम के वहीं के एक समिति के प्रबंधक से परिचय हुआ। उससे उसका मेलजोल ज्यादा बढ़ने लगा, जो कि रुपेश को पसंद नहीं आ रहा था। तो उससे परेशान होकर रजनी और बसंत ने मिलकर रुपेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके तहत रुपेश ने ऑनलाइन साइट से बोरेक्स खरीदा, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, और उसको रजनी को दिया। रजनी जो कि पहले भी रुपेश के साथ बैठ के दोनों एक साथ शराब का सेवन वगैरह किया करते थे, इसलिए उनके बीच में आम बात थी। तो रजनी ने शराब मंगवाई और उस शराब में उस बोरेक्स को मिलाकर रुपेश को दी। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।